लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा विद्या, विद्या, आओ आओ बेटा अंदर आओ। आज कहाँ जा रहे हो विद्या को लेकर? जयपुर पहुंचते ही चिट्ठी लिखना मत भूलना और आचार्य श्री से भेंट के विषय में भी लिखना। अन्ना, अक्का, महावीर भैया, क्षमा करना। आराम से जाना, परसों तुम लोग जयपुर पहुंच जाओगे। जय जिनेंद्र मारुति, जय जिनेंद्र शिव कुमार। और हाँ, तुम लोग अन्ना अक्का का ध्यान रखना। अब आप भी भोजन कर लो। विद्या की प्रतीक्षा करने में अगर सूरज छुप गया तो देर हो जाएगी और आपका आज का भोजन भी रह जाएगा अक्का। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तो उसके आने की प्रतीक्षा करूंगी। पता नहीं मेरी विद्या ने दोपहर में भोजन किया भी या नहीं। धीरज धरो दीदी, पूजा पाठ में बैठ गया होगा, इसीलिए वापस आने में देर हो रही होगी। नहीं, अगर 1-2 दिन में वापस नहीं लौटना होता तो वो बोलकर बताकर तो जाता। मेरा विद्या आज तक कभी भी मुझसे बिना बोले कहीं नहीं गया। मलप्पा जी, मैं देशभूषण जी महाराज के संग से आया हूँ। उन्होंने आपको ये पत्र देने के लिए कहा था। ऐसा क्या है इस पत्र में? आप इतनी दूर से आए हैं, भला आपको जलपान किए बिना कैसे भेज सकते हैं? आपके स्नेह के लिए आपका आभार मलप्पा जी, परंतु मुझे कुछ अन्य कार्य भी करने हैं, अतः समय का अभाव है, तो रुकना संभव नहीं हो सकेगा। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लो सुनो कथा ये त्याग की। कौन आया था? अक्का, देशभूषण महाराज जी के संग से कोई व्यक्ति पत्र लाया था और अन्ना को पूछ रहा था। पत्र? कैसा पत्र? ये पत्र दे गए हैं, वो बहुत जल्दी में थे और भीतर भी नहीं आए। क्या लिखा है इस पत्र में? पता नहीं, अभी खोलता हूँ। अन्ना लाइए ना, मैं खोल देता हूँ पत्र को। अच्छा ले, तू ही खोल दे और पढ़कर भी सुना दे। श्रीमान मलप्पा जी, हम आपको सादर अवगत कराना चाहते हैं कि आपका सुपुत्र विद्या पिछले कुछ दिनों से हमारे ही आश्रम में है। क्या क्या विद्या के बारे में है? आप पढ़िए ना, विद्या के बारे में है। महावीर कहाँ अच्छे से समझ पाएगा इस पत्र को। अच्छा लाओ लाओ, मैं पढ़ता हूँ। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना। कहाँ है मेरा लाल? वो ठीक तो है? श्रीमंती, पढ़ने तो दो, इसमें क्या लिखा है? तुम पहले बैठो इधर किनारे से, मैं पढ़ता हूँ पत्र को। आप मेरे बैठने की चिंता छोड़िए और जल्दी से बताइए ना, पत्र में क्या लिखा हुआ है। मेरा तो मन ही बैठा जा रहा है।
श्रीमान मलप्पा जी, हम आपको सादर अवगत कराना चाहते हैं कि आपका सुपुत्र विद्या पिछले कुछ दिनों से हमारे ही आश्रम में है, अपने मित्रों के साथ। आपका पुत्र बहुत ही मेधावी और होनहार है। छोटी सी आयु में उसे धर्म ग्रंथों में बहुत रुचि है। उसकी इसी ललक को देखते हुए हमने इसके विनय पूर्वक अनुरोध पर हमने इसे संघ में रहने के लिए स्थान दे दिया है। विद्या की शिक्षा के लिए हमने एक पंडित जी को भी नियुक्त कर दिया है। विद्या पूरे चौमासा पढ़ने के साथ साथ हमसे व्रत रखने के लिए भी कह रहा है। हमने ये पत्र आपको इस कारण से भेजा है कि हम आपका इस विषय में मंतव्य जान सकें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शेष सब कुशल है और हम आपके परिवार की प्रसन्नता व कुशलता की मंगल कामना करते हैं। हे भगवान। श्रीमती, अरे श्रीमती क्या हुआ? अरे अक्का, अक्का। महावीर, जरा दौड़कर पानी तो लेकर आ। विद्या मिल गया? मेरा विद्या मिल गया? हाँ श्रीमती, हमारा विद्या मिल गया। मेरा विद्या ठीक तो है ना? हाँ श्रीमती, विद्या एकदम ठीक है। देखो, देशराज महाराज जी ने खुद ही पत्र भेजा है हमें। अब जल्दी से जाओ और मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ, मेरे पास, मेरी आंखों के सामने। हाँ अक्का, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। विद्या वहाँ से कहीं और निकल जाए उससे पहले ही अपने घर वापस लेकर आ जाना चाहिए। श्रीमती, महावीर, तुम्हारा विद्या अब अपनी राह चुन चुका है। ऐसे कैसे अपनी राह चुन ली? अभी विद्या की उम्र ही क्या है? इस पत्र को देखो श्रीमती, महाराज जी ने खुद ही लिखा है कि अल्पायु में ही विद्या ज्ञान को प्राप्त करने की ललक में निकला है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप अभी तुरंत ही चले जाइए और मेरे विद्या को लेकर आइए। अक्का, विद्या तो अभी बालक है। बालपन में ही उसने ऐसा निर्णय ले लिया होगा, वरना इतनी दूर भला कौन जाता है पूजा पाठ के लिए? महावीर, एक बात समझ में नहीं आई, विद्या इतनी दूर गया कैसे? क्या उसने तुमसे कुछ पैसे लिए थे? नहीं अक्का, मुझसे तो पैसे के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। तो फिर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और पत्र में लिखा है कि उसके मित्र भी उसके साथ हैं। विद्या के दोस्तों ने उसकी मदद कर दी होगी। हाँ, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले विद्या के दोस्त स्कूल के बाहर मूंगफली बेच रहे थे। लगता है उन्होंने मूंगफली बेचकर ही अपने पैसों का इंतजाम किया होगा। अब सारी बातें यही कर लोगे क्या? मेरी विद्या को लेने जाइए ना। अक्का, विद्या को लेने मैं ही चला जाता हूँ। अन्ना आपके पास रह लेंगे। तुम अकेले जाओगे? हाँ अक्का, मैं आराम से चला जाऊंगा और विद्या को भी समझा कर ले आऊंगा। महावीर सही कह रहा है, विद्या इसी की बात समझ सकता है। महावीर, फिर तुम अब देर ना करो मेरे बेटे। महावीर, तुम्हारी बात विद्या समझता भी है और मानता भी है। उसे अच्छे से समझाकर यहाँ वापस ले आना। उसे बताना कि उसकी माँ की आंखों में आंसू किसी नदी की तरह लगातार बहते हैं। उसे कहना कि उसकी छोटी बहनें सूरज के छिप जाने पर भी अपने भाई के आने की आस नहीं छोड़। और उसे ये भी कहना कि सदलगा की सारी गलियां और खेल के मैदान उसके जाते ही सूने हो गए। सारी खुशियाँ विद्या के साथ ही चली गई हैं। अक्का, अब जरा भी चिंता मत करो। आप तो जानते ही हैं कि विद्या कितना हठी है, परंतु वो मेरी बात नहीं टालता। मैं उसे समझा बुझाकर जल्द ही वापस लेकर आता हूँ। ये ले महावीर तेरे कपड़े और रास्ते की जरूरत का सारा सामान। और सुनो, महावीर को रास्ते के लिए और अन्य जरूरतों के लिए पैसे भी दे दो। किसी बात की कमी नहीं पड़नी चाहिए रास्ते में। लो ये सब रख लो महावीर, रास्ते में काम आएंगे। और सुनो, मैंने पड़ोस में रहने वाले नंदमुरी जी के पास भी सूचना भिजवा दी है। वो तुम्हें स्टेशन पर ही मिल जाएगा। एक से भले दो रहेंगे तो ठीक रहेगा। और हाँ, अपने साथ वो पत्र भी लेते जाओ, वहाँ दिखाने की जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अक्का। ठीक है अन्ना? ठीक है मेरे लाल, चंद्र प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। लेकर ही लौटना विद्या को। घर के बड़े बेटे और विद्या के बड़े भाई का दायित्व निभाते हुए महावीर विद्या को घर वापस लाने के लिए निकल तो पड़ा था, लेकिन विद्या के धर्म और शास्त्र व ध्यान आदि में अत्यधिक रुचि के चलते महावीर के मन में ये संशय भी था कि विद्या घर लौटेगा या नहीं। लेकिन फिर भी बड़े भाई के कर्तव्य की पूर्ति का निर्वहन करते हुए जहां एक तरफ महावीर अपने गंतव्य की ओर निकल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ विद्या के मित्र पहले ही अपनी मित्रता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए
अपनी जुड़ी हुई पूंजी को न्यौछावर कर विद्या को उसके जीवन के गंतव्य अर्थात आचार्य देशभूषण जी महाराज के संघ में पहुंचा चुके थे। विद्याधर को लेने बड़े भ्रात चले मन ठान, घर वापस मैं लाऊंगा धर के मन में भान, धर के मन में भान। विद्या इधर आओ। जी आचार्य श्री। विद्या, मैं इस छोटी सी उम्र में तुम्हारी इतनी लगन देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपकी प्रसन्नता ही मेरा सौभाग्य है आचार्य श्री। विद्या, तुम्हारी ये मोहिनी वाणी किसी का भी दिल जीत लेती है। विद्या, यहाँ सभी छात्रों को कोई ना कोई जिम्मेदारी अवश्य ही दी जाती है ताकि छात्र जीवन में नियम आदि के पालन को अच्छे से समझ लें। जी आचार्य जी। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कौन से कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाए। आचार्य श्री, आप मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसे अपना धर्म समझकर पालन करूंगा। ठीक है विद्या, तो सुनो, कल प्रातः काल से तुमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन सुबह 4 बजे यहाँ से 5 मील दूर गांव से शुद्ध दूध लाकर यहाँ की व्यवस्था समिति को देना होगा और इसके बाद संघ के सदस्यों के बैठने के स्थान पर सावधानी से झाड़ू भी लगानी होगी। ध्यान रहे, इसमें ना हिंसा हो और ना ही धूल आदि से वातावरण में किसी भी प्रकार की गंदगी फैले। क्या कर पाओगे ये सब विद्या? आचार्य श्री, आपके द्वारा दिया गया कार्य मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपने जितने भी कार्य बताए हैं वो सभी कार्य मैं नियत समय पर मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। सुना है आचार्य देशभूषण जी ने विद्या को कल कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हाँ, जानकारी में तो आया था कि कल शाम को शायद दूध लाने का कार्य भी उसे सौंप दिया है। दूध लाने का कार्य बहुत दुष्कर सा है इतनी दूर से। एक साथ ही आचार्य जी ने और भी कई कार्य सौंप दिए हैं। अरे विद्या के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं। और तुम सब क्या सोचते हो? आचार्य जी को सब पता होता है कि कौन क्या कार्य सहजता से कर सकता है। आचार्य जी ने कुछ सोच समझकर ही विद्या से ये सारे कार्य कराए हैं। हाँ भाई, ये तो सही कह रहे हो। आचार्य जी को भी सभी बातों का ज्ञान है। उन्होंने विद्या को बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा है। देखना, विद्या भी अपने आचरण और मेहनत से आचार्य जी की आशाओं पर खरा उतरेगा। अरे भाइयों, विद्या ने तो अभी से ही अपने आप को अग्रगामी बनाने का संकल्प ले लिया है और संघ की चर्चा के अनुसार ही अपनी चर्या भी बना ली है। उसने अपना आचार विचार, आहार विहार सब कुछ मुनियों जैसा कर लिया है। और तुमने देखा होगा भैया, वृत्ति में भी वो तत्पर रहता है। भाइयों, मेरा मन कह रहा है कि विद्या की मेहनत एक दिन सभी के सामने नए रूप में दिखेगी। चलो भैया, बहुत देर हो गई है। प्रातः काल आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के साथ विहार वर्षा योग के बाद श्रवण बेलगोला कर्नाटक के लिए भी तो निकलना है। हाँ, सही कहा भाई। चलो अब चलकर विश्राम किया जाए। अरे वो देखो बिच्छू। अरे कहीं आचार्य श्री के कक्ष में ना चला जाए। अरे भागो भागो, बिच्छू है। अरे उधर देखो, वो आचार्य श्री के कमरे में ही जा रहा है। वो देखो, विद्या भी आ गया। चलो चलो, आचार्य श्री के कमरे में चलो। अरे आचार्य जी को बिच्छू ने काट खाया है। जल्दी से वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। मैं जाकर वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। अरे विद्या वैद्य जी को ले आया। हाँ, वैद्य जी आ गए, वैद्य जी आ गए। आचार्य जी, बहुत ही जहरीला बिच्छू था। जहर आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरे पास जो सामग्री है उससे इस जहरीले बिच्छू का इलाज संभव नहीं हो सकेगा। तो शीघ्रता से दूसरी सामग्री ले आइए वैद्य जी। दूसरी सामग्री लाना इतना सहज नहीं है भाई। आप मुझे बताइए वैद्य जी, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ से लानी है? वो सामग्री बूटी नाम के पत्तों से बनाई जाती है और वो बूटी वाले पत्ते पहाड़ की तलहटी में बिल्कुल नीचे मिलेंगे और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। आप चिंता न करें वैद्य जी, वो बूटी वाले पत्ते मैं लेकर आता हूँ। अरे बेटा, ये इतना सहज नहीं है।
वहाँ बहुत सारे जहरीले विषधर रहते हैं। विषधरों की आप चिंता ना करें वैद्य जी, आप तो हम सभी के पूज्य आचार्य जी के बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मुझे बताइए कि वो मैं बूटी वाले पत्तों को पहचानूंगा कैसे। अच्छा, तुम जाना ही चाहते हो तो सुनो। पहाड़ की तलहटी में अंदर प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर 2 पत्थर की बड़ी शिलाओं के बीच लंबे लंबे पत्तों वाला पौधा लगा होगा, उसी को बूटी वाला पौधा कहते हैं। जी वैद्य जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। संभल कर जाना विद्या। रुक विद्या, मैं भी आता हूँ। रुको विद्या, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। विद्या के साथ एक बड़ा जना भी होगा तो ज्यादा उचित रहेगा। जी वैद्य जी, जैसा आप कहें। विद्या। नहीं जिंगोड़ा, तुम वैद्य जी के पास ही रहो, यहाँ कोई जरूरत पड़े तो तुम देखना। विद्या रुको, रुको, सामने देखो कितना बड़ा सर्प है। हाँ हाँ, सर्प ही तो है, मैंने देख लिया है। आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? अरे विद्या, देख नहीं रहे हो कितने गुस्से में है? काट लेगा तो अभी ही प्राण निकल जाएंगे। अरे कुछ भी नहीं करेगा ये सर्प। अरे विद्या, तुम उसे फुंकारते हुए देख रहे हो ना। आप भयभीत मत होइए, आप वापस लौट जाइए, मैं कुछ ही देर में पत्ते लेकर आता हूँ। नहीं विद्या, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वैद्य जी ने ठीक ही कहा था कि यहाँ बड़े विषधर मिलेंगे। सुनो विषधर, लगता है मैं तुम्हारे मार्ग में आ गया हूँ। इस मार्ग से तुम ही निकलो, मैं दूसरे मार्ग से आगे बढ़ूंगा। लगता है यही हैं वो बूटी वाले पत्ते। अरे वो देखो, आ गया विद्या। विद्या, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये सब बातें बाद में, पहले वैद्य जी को ये बूटी वाले पत्ते दे दूं। लीजिए वैद्य जी। विद्या, तुमने वाकई बहुत साहस दिखाया है। अरे तुम्हारे हाथ से तो रक्त निकल रहा है, लगता है झाड़ियों की वजह से चोट आ गई है। पहले आचार्य जी को औषधि दे दूं, फिर तुम्हें भी पट्टी लगाता हूँ। जी वैद्य जी, मेरी चोट तो ज्यादा नहीं, ये तो स्वतः ही ठीक हो जाएगी। आप तो जल्दी औषधि देकर आचार्य श्री को ठीक कर दीजिए बस। आओ विद्या, अब तुम मेरी तरफ आओ। लाओ विद्या, अपना हाथ आगे करो। ठीक है विद्या, अब तुम भी आराम करो और आचार्य जी को भी आराम करने दो। वैद्य जी, अब आचार्य श्री ठीक तो है ना? हाँ विद्या, अब चिंता की कोई बात नहीं। आचार्य जी को औषधि लगा दी है, देखना सुबह तक एकदम सही मिलेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सभी शिष्य अपने अपने सोने के स्थान पर चले जाएं। विद्या उठना, चल मेरे कमरे में चलते हैं। नहीं जिंगोड़ा, तू जा, मैं आचार्य जी के पास ही रहूंगा। विद्या, तुम भी थक गए हो, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है, तुम सो जाओ। आचार्य जी के पास मैं रुक जाता हूँ। नहीं भैया, आचार्य जी को जब तक होश नहीं आता मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप सब जाइए, मैं आचार्य जी के पास ही विश्राम कर लूंगा। चलो भैया, विद्या तो यही रुकेगा, हम चलते हैं। वैसे एक बात है, विद्या अपने कर्तव्य परायणता हेतु कितना हठी है, आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया। ऐसे होनहार बालक से हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे